नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में रहने वाले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एक बार फिर से विवादों में हैं। वजह है छत्रपति शिवाजी महाराज। नितिन गडकरी और शरद पवार दरअसल भगत सिंह कोश्यारी ने मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भाषण देते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में विवादित बयान दिया। उन्होंने शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र का पुराना हीरो बताया, तो नितिन गडकरी और शरद पवार को महाराष्ट्र का नया हीरो। बस फिर क्या था, उद्धव ठाकरे के शिवसेना से लेकर तमाम शिवाजी समर्थक भड़क गए और विवादों में घिर गए राज्यपाल कोश्यारी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अगर कोई आपसे कहे कि हु इज योर आइकन, हु इज योर फेवरेट हीरो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही महाराष्ट्र में आपको मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुरानी युग की बात है, नए युग की बात बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने विवादित बयानों को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। कारण है कि इस बार उन्होंने महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी को पुराने युग का आदर्श बताकर नए विवाद को जन्म दिया है। हम जब पढ़ते थे मिडिल में, हाई स्कूल में, तो हमारे टीचर हमको वो देते थे, हु इज योर फेवरेट हीरो, ऐसा आपका फेवरेट लीडर कौन है। तो हम लोग उस समय जिसको सुभाष चंद्र बोस अच्छे लगे उनको, जिसको नेहरू जी अच्छे लगे, जिनको गांधी जी लगे अच्छे लगते थे। तो मुझे ऐसा लगता है अगर कोई आपसे कहे कि हु इज योर आइकन, हु इज योर फेवरेट हीरो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही महाराष्ट्र में आपको मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुरानी युग की बात है, नए युग की बात बोल रहा हूँ, यही मिल जाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर के डॉक्टर गडकरी तक, नितिन गडकरी तो साहब को यही मिल जाएंगे। क्योंकि हम जो करते हैं, आप विद्यार्थी हैं, अपने नए युग में प्रवेश करोगे, विशेष करके जो अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हो, ऐसे विद्यार्थी अपने सामने अगर कुछ लक्ष्य रखेंगे, हमारे पवार साहब और गडकरी साहब दोनों ही बहुत विजनरी है। अभी विल पावर की बात गडकरी जी कर रहे थे। दरअसल राज्यपाल कोश्यारी औरंगाबाद में स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को डिलीट की उपाधि से नवाजा। राज्यपाल की बात नहीं है। राज्यपाल महोदय ने एक साल में 4 बार शिवाजी महाराज का अपमान किया है, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का अपमान किया है, फिर भी सरकार चुप बैठी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कोई सुधांशु त्रिवेदी, कल उनकी बात आप सुन लीजिए, दिखाओ पूरे देश को। प्रधानमंत्री मोदी जी छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं, आदर्श मानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी शिवाजी महाराज को आदर्श मानते हैं, महाराष्ट्र में आकर जय जयकार करते हैं। और उनके प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवाजी महाराज को बोलते हैं 5 बार माफी मांगी औरंगजेब की। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत भूमिका है? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की माफी मांगनी चाहिए और राज्यपाल को तुरंत यहां से हटाना चाहिए। मुझे आश्चर्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिसने स्वाभिमान का नारा देकर शिवसेना तोड़ दी और बीजेपी के साथ सरकार बनाई। अब कहां गया आपका स्वाभिमान? अब कहां गया आपका स्वाभिमान? शिवाजी महाराज का अपमान बीजेपी कर रही है खुलेआम। हाँ, इस्तीफा दीजिए आप। ऐसे सरकार में आप क्यों रहते हो? इस्तीफा दीजिए। आपको सचमुच शिवाजी महाराज के बारे में स्वाभिमान की आपको इतनी भी जरा है मन में, तो बैठे क्यों सरकार? वीर सावरकर के अपमान के बाद आपके लोग मुंबई में और महाराष्ट्र में सड़क पर उतरकर राहुल गांधी को जूते मार रहे हैं। अब जूते कहाँ गए हो? किसको जूते मारेंगे आप? कर रहे हैं या जिनकी भी प्रतिष्ठा है और जो भी लोगों के बीच में जिनकी पहचान है, उनका अपना स्थान है, उसको लोग मानते हैं। अब ये टिप्पणी करने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो सकता है। जो वास्तविकताएं हैं जमीन पर वही बताएंगी कौन बड़ा है कौन छोटा है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि 2024 में आप मोदी को चुनिए, क्योंकि उनके अलावा कोई विकल्प नहीं। अगर
राज्यपाल की इस विवादित टिप्पणी पर उद्धव गुट की शिवसेना ने हमला बोला है। उनका कहना है कि राज्यपाल महोदय ने हमेशा महापुरुषों को अपमानित करने का काम किया है, जिन्हें तत्काल महाराष्ट्र के बाहर भेज देना चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय गवर्नर हैं, लेकिन उनको अपने बयान में थोड़ी गंभीरता तो लानी होगी। शिवाजी थे। छत्रपति शिवाजी जिस दौर में थे और जो मिसाल कायम की, आज जो भी लोग उनके नाम का उपयोग कर रहे हैं वो भूल जाते हैं कि वो एक तरह से हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी थे। अब नितिन गडकरी जी का अलग रोल है, आज के संदर्भ में एक मंत्री के रूप में उनकी भूमिका की सराहना भी होती है, लेकिन सारा कुछ एक साथ समेट देना, मैं समझता हूं कि ये टिपिकल जो व्हाट्सएप में सुबह सुबह 6:30 से लेकर के 8:30 बजे तक लोगों के मोबाइल में आता है ना, अगर आप उसी को पढ़ दें, मुझको लगता है कोश्यारी साहब ने उसी मोबाइल मैसेज को पढ़ दिया है बिना ये सोचे कि उस पद पर बैठे जिस पर वो हैं उसमें कितनी गंभीरता होनी चाहिए और क्या समझ होनी चाहिए। अब बीजेपी वाले ऊट पटांग बातें करते हैं, तो आप चाहते हो कि कांग्रेस जन सब उनके ऐसे वक्तव्यों पर अपनी टिप्पणी दें? ऐसी टिप्पणियों को बिल्कुल एक तरफ झाड़ू मारकर एक तरफ कर देना चाहिए। के बारे में ये कहें और फिर महाराष्ट्र से एमपी चुन कर आए, मुझे लगता है कि उनको 10 वोट नहीं मिले। इससे पहले भी राज्यपाल के बयान को लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। दरअसल उन्होंने इसी साल 29 जुलाई को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुंबई ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल देने की बात कही थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या अधिकार है आपको महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज का बार बार इस प्रकार से अपमान करना? क्या आप छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की जनता की आत्मा है, हमारा श्वास है, हमारा प्राण है, हमारा स्वाभिमान है? क्या आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने किन कठिन परिस्थितियों में मुगलों के सामने एक आह्वान खड़ा करते हुए मुगलों को महाराष्ट्र से खदेड़ने का काम किया? आप महाराष्ट्र का गलत इतिहास जानबूझ के लोगों के सामने डालने का कोशिश कर रहे हैं। मेरी विनती है देश के प्रधानमंत्री से कि इस प्रकार का बयान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र की जनता बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। सुधांशु त्रिवेदी जी और भगत सिंह कोश्यारी जी के वक्तव्य पे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने माफी मांगनी चाहिए, महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए, ऐसी मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है। पहले महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया और अब भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी अपमान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 5 बार औरंगजेब से माफी मांगी थी, चिट्ठी लिखी थी। बड़े हैरानी की बात है, कमाल की बात है। जिन छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनकर रातों रातों को औरंगजेब को नींद नहीं आती थी, सपने में भी छत्रपति याद आते थे, पूरी की पूरी दिल्ली की सल्तनत कांपती थी कि छत्रपति महाराज से दिल्ली की तरफ कब कूच न कर दें, ऐसे छत्रपति महाराज माफी मांगे थे, वो भी 5 बार। मैं तो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत राज्यपाल और प्रवक्ताओं को इतिहास का सही ज्ञान ही नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, केंद्र सरकार आपसे विनती करता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपसे विनती करता हूं कि अपने नेताओं को, प्रवक्ताओं को इतिहास का ज्ञान कराएं, बोध कराएं और महाराष्ट्र की अस्मिता छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उन्हें सही जानकारी दें, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत उग्र आंदोलन होने की आशंका है। इस तरह के विवादित बयान देकर भगत सिंह कोश्यारी सुर्खियों में बने रहते हैं। लगता है कि उन्हें ये रास भी आता है, तभी लगातार ट्रोल होने के बावजूद, अपने बयानों पर माफी मांगने के बावजूद वो इस तरह की ऊटपटांग बयान देने में जरा भी नहीं सोचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। गुजरात चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। 182 सीटों पर 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है। हर ओर शोर है कि गुजरात में कौन आ रहा, किसकी सरकार बन रही, जिसे लेकर धुआंधार प्रचार और ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। चुनाव की कमान बड़े बड़े दिग्गजों ने संभाल रखी है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों को संबोधित करने
गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। तय स्केड्यूल के मुताबिक प्रचार प्रसार में जुटे। अपने 27 सालों के अभेद्य किले को बचाने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है। दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राज्य में राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ होने के चलते इस राज्य में चुनाव बेहद अहम है। सूबे में भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इस बार बदलाव का दावा कर रही है। અને સોમનાથ દાદાના આશીર્વાદ હોય અને એની જોડે હવે જ્યારે જનતા જનાર્દનના આશીર્વાદ જોડાઈ જાય અને એટલે આ વખતનો આપણો લક્ષ્યાંક બહુ જુદો છે ભાઈ, પૂરો કરજો ને? અહીંની તો 4-4 પણ આ વખતે નવા રેકોર્ડ તોડવા છે અને મારે આ ચૂંટણીમાં હું તમારી પાસે એના માટે જ આવ્યો છું, ગુજરાતને પ્રગતિની નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવા માટે। અને એટલે એક પણ પોલિંગ બૂથ એવું ના હોય, એક પણ કે જેમાં ભાજપનો વિજય વાવટો ન ફરક્યો હોય। તમે કોંગ્રેસ પાસેથી અપેક્ષા જ ના કરતા ભાઈ। તમે કોઈ કોંગ્રેસના નેતાને પૂછજો ભાઈ વિકાસ કોને કહેવાય, કેવી રીતે કરાય, એનો રોડ મેપ શું હોય, ક્યાં પહોંચાય। હમણાં મેં આવ્યો ત્યારે સાંભળતો હતો, મારા રૂપાલાજી નર્મદાના વિરોધીઓનું હમણાં વર્ણન કરતા હતા કે કેવી રીતે નર્મદા વિરોધીઓને લઈને ફરી રહ્યા છે આજકાલ। ભાઈઓ બહેનો, વિકાસ આવનારી પેઢી માટે જરૂરી છે। જેમ ઇમારત બનાવી હોય ને તો પાયો મજબૂત કરવો પડે, ખાલી ઉપરની દીવાઓના રંગરોગાણ કરવાથી મેળ ના પડે। આ ગુજરાતનો પાયો મજબૂત કરવાનું કામ 20 વર્ષ આપણે કર્યું છે અને હવે હરણફાળ ભરવાનો સમય આવી ગયો છે। કોંગ્રેસ નહીં કરી શકે ભાઈ, કોંગ્રેસનો એક માણસ તમારું ભલું નહીં કરી શકે। અહીંયાથી તમે ગઈ વખતે કોંગ્રેસના લોકોને ચૂંટીને મોકલ્યા, અમારે જિલ્લાવાળા ગઈ વખતે બહુ ઉમળકો હતો, મોકલ્યા। હું કર્યું ભાઈ કહો? એક કામ યાદ આવે છે? કાંઈ કર્યું ભલું? નકામા તમારો વોટ શું કરવા બગાડવો જ ભાઈ અમરેલીવાળા। गुजरात में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला बना हुआ है। बीजेपी को टक्कर देने के लिए खुद सीएम अरविंद केजरीवाल 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी राज्य में अलग अलग जगह पर रैली और जनसभाएं कर रहे हैं। આજની સભાનું આ સ્વરૂપ એ જ બતાવે છે કે ડોક્ટર ગામિતની જીત નિશ્ચિત છે। નિઝરમાં આ વખતે કમળ ખીલવાનું છે। ભાઈઓ બહેનો, જ્યારથી ગુજરાતમાં ભારતીય जनता પાર્ટીની સરકાર બની ત્યારથી ભારતીય जनता પાર્ટીએ રાજ્યના દરેક ક્ષેત્રનો વિકાસ કરવાનો નિર્ણય કર્યો અને નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં સમગ્ર ગુજરાતની અંદર શહેર હોય કે ગામ હોય, વન હોય કે તાલુકો હોય, પહાડ હોય કે સાગર કિનારો, દરેક જગ્યાએ વિકાસની યાત્રા આગળ વધી અને વિશેષ કરી નરેન્દ્રભાઈએ સૌથી વધારે વિકાસ માટે ભાર મૂક્યો મારા આદિવાસી વિસ્તારના ભાઈઓ બહેનો અને આદિવાસી વિસ્તાર।
गुजरात में सत्ता बचाने के लिए बीजेपी के लिए सौराष्ट्र में मजबूत दावेदारी जरूरी है। कुल 182 विधानसभा सीटों में से 48 सीट इस क्षेत्र से आती हैं, जहां पाटीदार समुदाय और अन्य पिछड़ा वर्ग की अच्छी खासी आबादी है। इसीलिए चुनाव में सौराष्ट्र क्षेत्र की 48 सीट के नतीजे की भूमिका अहम होगी। सौराष्ट्र का सियासी समीकरण: विधानसभा सीट 48, बीजेपी 19, कांग्रेस 28, अन्य 1। राज्य में मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है और ऐसे में कांग्रेस की राह इस बार आसान नजर नहीं आ रही, जिसे देखते हुए खबरें हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात में 2 जनसभाओं को संबोधित कर पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए जनता से अपील कर सकते हैं। हमने मैनिफेस्टो दिया कि खाली हम महंगाई की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे या भ्रष्टाचार की बात करेंगे। कांग्रेस अगर सरकार में आती है तो राहुल गांधी जी ने जो वचन दिए, 8 पहले दिए, 3 हमने उसमें जोड़े, वो 11 वचन अपने आप में महंगाई को कम करने का, बेरोजगारी को दूर करने का, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का और आम आदमी की जिंदगी में खुशहाली लाने का रोड मैप है, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया है। और मैनिफेस्टो अगर 17 का बीजेपी का पूछो तो किसी डस्टबिन में पड़ा हुआ मिलेगा, लेकिन ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो डॉक्यूमेंट आप जनता के सामने रख के चुनाव जीतते हो। तो हमने उसकी सेंटिटी बरकरार रखने के लिए ये वायदा किया है कि पहली हमारी कैबिनेट होगी सरकार बनने के बाद, उसको कैबिनेट अडॉप्ट करेगी कि ये जो हमने वादे किए ये टाइम बाउंड मैनर में हम पूरा करेंगे और वो सरकार की कार्यशैली का हिस्सा बनेंगे। कैबिनेट के बाद में वो चीफ सेक्रेटरी को जाएगा। तो क्लियर कट है कि कांग्रेस इस बार सरकार बना रही है। इसीलिए उन्होंने चंद लाख रुपए में हमारा बापू नगर कैंडिडेट खरीद लिया उन्होंने। तो कांग्रेस पार्टी ऐसा है ना, या तो अपने आप को अपने लोगों को बेच देती है या फिर लोगों को खरीद लेती है। तो इसीलिए ये खरीदो फरोख्त के माहिर है, बेचने में खरीदने के माहिर है। और हमको यकीन है कि आज उन्होंने जो गंदी हरकत की है, बापू नगर की जनता को जो धोखा दिया है, उसका ना सिर्फ बापू नगर जनता जवाब देगी बल्कि पूरे गुजरात में जनता इसका जवाब देगी। और जहां पर एमआईएम कैंडिडेट होगा वहां पर जनता एमआईएम कैंडिडेट के हक में अपना वोट देकर उसको कामयाब करेगी। और कांग्रेस 27 साल से भाजपा से मिलकर भाजपा को जिता रही है, तो वो तो एक्सपर्ट है बेचने और खरीदने में। यूं तो बीजेपी अपने हर चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ती है, लेकिन गुजरात का किला उसके लिए सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद गुजरात से आते हैं और गुजरात का मुकाबला इस बार त्रिकोणीय बताया जा रहा है। लोगों से मिल करके, लोगों की बातों को सुन करके मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस गुजरात प्रदेश में आईसीयू में जा चुकी, जैसे उत्तर प्रदेश में पहले जा चुकी थी और गुजरात में बची थी, तो गुजरात में भी जाने वाली है। और कांग्रेस का कोई लगभग नामलेवा नहीं है, जो बचे खुचे हैं वह भी भाजपा परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। और गुजरात के चुनाव जो 2022 में हो रहे हैं, यहाँ के लोगों ने भी मन बनाया है और मैं भी यह बात कह रहा हूँ लोगों से कि 2022 का नहीं, 2024 का लोकसभा चुनाव है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ 26 के 26 सांसद भाजपा के जीते थे और 173 विधानसभा सीटों पर बढ़त प्राप्त किए थे। अगर उस समय विधानसभा साथ में होते तो 173 हमारे एमएलए भी होते। तो आज माहौल ये 2019 से भी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार है और ऐसे में सभी की निगाह इस बार के चुनाव पर टिकी है। सवाल है कि क्या इस बार गुजरात में कोई बदलाव होगा या बीजेपी का जादू बरकरार रहेगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब की तरह गुजरात में खेला कर पाएगी या फिर कांग्रेस का वनवास खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के एमसीडी में रैली करने पर कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि बीजेपी के नेताओं को कूड़े के पहाड़ से रैली की शुरुआत करनी चाहिए, टीका लगा के रैली की शुरुआत करनी चाहिए और दिखाना चाहिए
ये गंदगी के पीछे वही लोग हैं। और न्यूज इंडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनाते हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव का आगाज हो चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता और कई प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रचार करने उतरने वाले हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता प्रोफेसर गौरव वल्लभ साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रोफेसर साहब, आज कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो भाजपा शासित है वो आज रोड शो करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता आज से प्रचारों में जुटने वाले हैं, क्या कहेंगे? भाजपा के समस्त बड़े नेताओं को सबसे पहले अपना रोड शो वो जो कचरे का पहाड़ है वहाँ से तिलक लगा के करना चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि जिस पार्टी के लिए, जिन लोगों के लिए वो प्रचार कर रहे हैं, उस पार्टी की हकीकत, उन लोगों की हकीकत ही है। पहली बात। दूसरी बात, जो दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी, उसका नाम है आप नहीं है, AAP नहीं है, DPP है, दारू प्रेमी पार्टी। उनका एक मुख्यमंत्री तो दारू का नशा में ऐसा लिप्त हो गया कि वो हवाई जहाज वालों ने कहा कि ये फिट टू बोर्ड नहीं है। दूसरा उप मुख्यमंत्री दारू का घोटाला करता है। तीसरा जो स्वास्थ्य मंत्री है पंजाब का, उन्होंने स्वयं ने माना कि ये भ्रष्टाचारी, उन्होंने बाहर कर दिया। चौथा स्वास्थ्य मंत्री है जो दिल्ली का, उसने जेल में मसाज पार्लर खोला हुआ है। ऐसा कौन सा फिजियोथेरेपी होती है जिसमें सिर में तेल लगाया जाता है? ऐसी कौन सी फिजियोथेरेपी होती है जिसमें पेडिक्योर मैनिक्योर किया जा रहा है? ऐसी कौन सी जेल है जहाँ पे मिनरल वाटर की बोतलें पड़ी हुई है और एक व्यक्ति उल्टा लेटा हुआ है और पीछे से उसकी मालिश हो रही है? हमारा संकल्प है कि एमसीडी में हम, एमसीडी का अर्थ हमारे लिए मेरी चमकती दिल्ली है। हमारे लिए एमसीडी का अर्थ है दिल्ली को पुनः उस लेवल पर ले जाना जहाँ पर दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जहाँ पे क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली की बात हो रही है, जहाँ पे दिल्ली के लोग खांसते हुए सड़कों पे नहीं घूम रहे हैं, रात को नेबुलाइजर लेते हुए घरों में नहीं बैठे हैं, जहाँ पे स्वस्थ जो ऑक्सीजन है, खुली हवा की जो ऑक्सीजन है, दिल्ली के लोगों को मिल रही है। तो इसलिए हम संकल्पित हैं कि हम मेरी चमकती दिल्ली का वापस पुनर्स्थापना करें और ऐसी दिल्ली देश के सामने रखें जहाँ पर स्वास्थ्य, क्लीनलीनेस, हाइजीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली के लोगों का विकास, ये पांचों चीजें हो सके। कैमरामैन नरेश के साथ रवि सर्राफ, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।